अच्छा, फोर्स क्या होती है बेटा? फोर्स होती है बेटा पुश पुश और और पुल पुल ऑफ। ऑफ एनीथिंग, ठीक है। हाँ, या फोर्स होती है बेटा अगर हम किसी भी बॉडी का मोमेंटम चेंज कर देती है, फोर्स, ठीक है। अच्छा, वी हैव टू टाइप ऑफ फोर्स, कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स होती है when two objects are in contact with each other and the force is produced। जैसे ये एक टेबल है, इसके साथ हमने ब्लॉक रखा, ठीक है। और ब्लॉक रखने के साथ जो ब्लॉक की लोअर सरफेस है और ये टेबल की अपर सरफेस है, इन दोनों के दरमियान बेटा एक फोर्स जनरेट हुई है और वो है फ्रिक्शन की, और वो कांटेक्ट होने की वजह से हुई है। एयर रेजिस्टेंस, जैसे हमने कोई भी पार्टिकल ड्रॉप करा है एयर में, ठीक है। अब एयर, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हमने एयर में ड्रॉप करा, तो एयर पार्टिकल उस पर हिट करेंगे। तो एयर पार्टिकल हिट करेंगे तो उस वक्त जो फोर्स प्रोड्यूस होगी वो एयर रेजिस्टेंस होगी। इस तरीके से नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं बेटा। नॉन कांटेक्ट फोर्स, विदाउट कांटेक्ट, किसी भी पार्टिकल में कांटेक्ट नहीं हो उसके बावजूद जो है वो फोर्स प्रोड्यूस हो जाए। जैसे ये मैग्नेट है, अगर हम टू मैग्नेट कंसीडर कर लें, नॉर्थ और साउथ पोल, तो तो वो इसमें बिना बेटा कौन किसी सी फोर्स कांटेक्ट हो? के भी मैग्नेटिक फोर्स यूज होती है। जी, बिना किसी कांटेक्ट के भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई भी होगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, क्योंकि अनलाइक पोल्स हमने ड्रॉ करे थे। सेम ये होगा चार्जेस में भी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे बेटा इनर्शिया पे। इनर्शिया क्या होती है बेटा? देखें, हमारे पास ना टू स्टेट्स होती है, ठीक है। इधर या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है या ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में जाए या मोशन से रेस्ट में आए, यानी अपनी स्टेट चेंज कर रहा हो, और उसकी स्टेट की चेंजेस के जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है उसे हम बोलते हैं इनर्शिया, ठीक है। वो जो कार वाली एग्जांपल हमने कल देखी थी कि आप कार पे जा रही हैं, ठीक है, जी। और बॉडी मोशन में, और आपने अचानक से ब्रेक अप्लाई करे। जैसे ही आपने ब्रेक्स अप्लाई करे तो बॉडी में जर्क फील होगा, यूं करके बॉडी आगे जाएगी देन पीछे आएगी। ये जो रेजिस्टेंस होती है, दिस इज नोन एज इनर्शिया, ठीक है। यस। अच्छा, इनर्शिया डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट अगर हैवियर मास का है तो उसमें हैवियर यानी लार्जर इनर्शिया होगा, और एक ऑब्जेक्ट अगर लाइटर मास का है तो उसमें इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी बेटा? स्मॉलर होगी, कम होगी। ठीक है। ये भी हमने कल डिस्कशन जी। में देख लिया था। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है बेटा? ये आसान है। न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है बेटा, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो अपनी रेस्ट की ही स्टेट को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो अपनी मोशन की ही स्टेट को कंटिन्यू करेगा, अनटिल अनलेस हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना कर दें, ठीक है। नहीं करते। ठीक है। अच्छा, इसका हमने देखा था कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो हो जाती है बेटा, ठीक है। यानी फॉरवर्ड फोर्स इक्वल होनी चाहिए बेटा बैकवर्ड के, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, बैकवर्ड फोर्स 25 न्यूटन की है, तो अगर मुझे इसमें ये वाली कंडीशन लानी है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो, तो मैं फॉरवर्ड फोर्स भी कितने न्यूटन की, 25 न्यूटन की मुझे कंप्लीट करनी पड़ेगी। और अगर 10 न्यूटन की मैंने, तो मैं 25 ऐड करूंगा इसमें, ताकि बोथ फोर्सेस आर इक्वल टू ईच अदर हो जाए, ठीक है। तो अगर जी। ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स इक्वल हो जाते हैं तो हम कहते हैं आइदर या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या एक कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है बेटा? ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। ये तो हमने कल की डिस्कशन में देखा था। अब इसको हमने जल्दी जल्दी ओवरव्यू कर लिया, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब ये क्या है बेटा? न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है बेटा, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के, ठीक है। और जी। फोर्स नहीं, रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और सेम डायरेक्शन में होती है फोर्स के। यानी अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे यानी बैकवर्ड आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी लेफ्ट हैंड साइड पर ही प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो न्यूटन का जी। सेकंड लॉ है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट फोर्स बट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब ये जी। थोड़ा सा देखें, इसमें ना आएगा,
फॉर्मूला होता है बेटा एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए नहीं रखिएगा कभी भी। एफ नेट, नेट का मतलब क्या एफ होता है नेट बेटा मतलब टोटल फोर्स, बता रहा हूँ यही बता टोटल। रहा हूँ, देखिए एफ नेट का मतलब होता है टोटल फोर्स। अब इसको देखेंगे, ये फॉर्मूला है एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब एफ नेट पे पहले डिस्कस डिस्कशन से पहले एक चीज, एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? ऑब्जेक्ट। अब ये, हाँ, अब ये एफ नेट क्या है बेटा, एफ नेट टोटल फोर्स होती है। टोटल फोर्स कौन सी होती है, अब देखें। अब ये कार है, अगर कार टुवर्ड्स राइट हैंड साइड पे मूव कर रही है, ठीक है, कार की स्पीड है 200 मीटर पर सेकेंड, और कार 20 न्यूटन की स्पीड से मूव कर रही है टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, तो कार के अगेंस्ट भी एक फोर्स लग रही होगी। और वो अगेंस्ट फोर्स कौन कौन सी होती है, एक एयर रेजिस्टेंस होगी जो अगेंस्ट लगेगी, ऐसे ही है, जी। एयर ये रेजिस्टेंस लगेगी, ठीक है, और एक कार के टायर में फ्रिक्शंस लग रही होगी इसमें, जो रोड के साथ क्योंकि लग रही वो होगी। दो 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 ऑब्जेक्ट के बीच में जी, लग रही है। कांटेक्ट कर रहे हैं, टायर और जबरदस्त, कॉन्टैक्ट। टायर और रोड के मिड में। ठीक है, अच्छा देखिए अब हो क्या रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ से बड़ी रहेगा। अब ये मैंने करा राइट हैंड साइड पे, हम इसे बोलेंगे फॉरवर्ड फोर्स। ठीक है, फॉरवर्ड फोर्स यहाँ पे लग रही है बेटा 200 न्यूटन की, जब कार मूव कर रही है। और कार के अगेंस्ट भी तो एक फोर्स लग रही है, इधर वो एयर रेजिस्टेंस है या वो फ्रिक्शन है। ठीक है, ये दोनों हो सकती हैं। ठीक है, तो अभी अगर मैं देखूं तो यहाँ पर टोटल वी हैव टू फोर्सेस, फॉरवर्ड फोर्स, और इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, बैकवर्ड फोर्स। आई बात समझ में? फॉरवर्ड जी। फोर्स है ना, बैकवर्ड फोर्स। तो एफ नेट बेटा हम इसीलिए लगाते हैं, ये टोटल फोर्स होती है। तो अब देखें एफ नेट क्या होती है बेटा, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स बैकवर्ड इज फोर्स इक्वल टू एम इक्वल्स ए। एम। हाँ, तो एफ ठीक नेट है, मतलब फॉरवर्ड फोर्स माइनस माइनस बैकवर्ड बैकवर्ड फोर्स। फोर्स। और एफ नेट को आप टोटल फोर्स भी समझ सकती है, रिजल्टेंट फोर्स। अब टोटल फोर्स दो हो सकती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, या आप डाउनवर्ड, अगर आप डाउनवर्ड की बात करें तो उसके अगेंस्ट की आ जाएगी अपवर्ड। ठीक है, अगर आप लीनियरली मूव कर रहे हैं तो फॉरवर्ड, बैकवर्ड, और आप वर्टिकली मूव कर रहे हैं तो बेटा डाउनवर्ड, अपवर्ड। ठीक है, जी। अच्छा, अगर क्लियर हुआ बेटा आपको? जी क्लियर है। हाँ, अच्छा, अब एक कंडीशन है, इफ सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसका मतलब क्या है, भाई देखें कार मूव कर रही है ना, जरूरी तो नहीं है दोनों फोर्सेस इक्वल हो सकता है फॉरवर्ड फोर्स ज्यादा हो, बैकवर्ड फोर्स कम हो। ब्रेक ये टू लगाते हंड्रेड हुए न्यूटन वो। की जी, ये टू सर हंड्रेड मैं समझ न्यूटन की नहीं है आया कि 50। कम और ज्यादा कैसे होगा। मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 200 न्यूटन की हो, या ये 50 न्यूटन की, या ये 20 न्यूटन की हो, या 10 न्यूटन की हो। अब कम और ज्यादा इससे होगी बेटा। अब जो फोर्स ज्यादा होती है ना, ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल, मतलब जब गाड़ी एग्जाम्पल चल रही हो तब का। जी, गाड़ी आगे जब चल आप रही गाड़ी हो। चल, हाँ, आप गाड़ी मूव करवा रहे हैं टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, ये फॉरवर्ड फोर्स हो गई। अब एयर रेजिस्टेंस लग रही है इसमें, बट अब मुझे बताएं क्या एयर रेजिस्टेंस की वजह से कार की स्पीड बैक साइड पर हो रही है, या कार राइट हैंड साइड पर ही मूव नहीं कर रही पर है? राइट कार हैंड मूव साइड पे कर रही है मूव ना, कर रही है। जी। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट इक्वल टू जीरो, विच मींस फॉरवर्ड फोर्स इज ग्रेटर। आई बात समझ में? इसका मतलब फॉरवर्ड फोर्स ऐसा हो गई। आई बात समझ? जी। या या ऐसा हो सकता है कि बहुत तेज विंड चल रही है, सिनेरियो उलट भी हो सकता है। आप कार की जगह आप कंसीडर कर लें खुद को, आप जा रही थी राइट हैंड साइड पे, लेकिन बहुत तेज हवा चल गई बेटा, ठीक है, विंड आ गई, आंधी आ गई, तो अब आपकी फोर्स फॉरवर्ड स्लो हो गई, और विद रिस्पेक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर? यस। अच्छा, अच्छा, अगर ये आए कि
sum of all forces acting on a body is not equal to zero, तो it has three case. आइदर ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो जाएगा। स्लो डाउन कब होगा? जब बैकवर्ड फोर्स ज्यादा होगी, याद रखिएगा। ऐसा ही है, आप जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट आप स्लो मूव कब कर रहे होगा हैं जब बेटा बैकवर्ड। तेजी से, लेकिन बैकवर्ड फोर्स ज्यादा आ गई। हाँ, सही है। स्पीड अप कब होगा? जब फॉरवर्ड फोर्स ज्यादा हो जाएगी। सही है। और जी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। जब बैकवर्ड होगी तो फॉरवर्ड जा रहा था तो बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? जी तो ये थ्री कंडीशन है, याद रखिएगा, ये हमें बतानी पड़ती है पेपर में। अब ये एग्जाम्पल है बेटा, ये न्यूमेरिकल है। ठीक है। अब देखें, ये ऑब्जेक्ट है। अ कार इज मूविंग टुवर्ड्स राइट हैंड साइड विद अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। ठीक है, तो हम इसे फॉरवर्ड फोर्स कंसीडर कर लेंगे। सही है। और विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड अ कार हैज अ मास ऑफ 120 किलोग्राम। कैलकुलेट द रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स यानी रेजिस्टेंस, और हमेशा रेजिस्टेंस जो है अपोजिट डायरेक्शन में होती है। कार राइट साइड पे मूव करी तो रेजिस्टेंस कौन से साइड पर होगी बेटा? लेफ्ट हैंड साइड पे। यानी रेजिस्टेंस को हम बैकवर्ड फोर्स भी बोल सकते बैकवर्ड हैं, ऐसे ही है। फोर्स बोल सकते हैं जी। जबरदस्त। तो अब एफ नेट किसके बराबर होता है? एफ नेट इज इक्वल टू एम है। तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू एम है। वी हैव अ फॉरवर्ड फोर्स ऑफ 200 न्यूटन माइनस बैकवर्ड फोर्स जो है फ्रिक्शन है, इज इक्वल टू मास इज 120 एंड एक्सेलरेशन इज 0.4। तो 0.4 120 को अब 0.4 से मल्टीप्लाई करें, आवर आंसर इज 48। ठीक है। अब वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इससे हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया और 48 को हमने है लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड तो साइड 200 माइनस 48 विल बिकम 152 न्यूटन 152 ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो अब न्यूटन देखें, और बैकवर्ड फोर्स इज, बैकवर्ड फोर्स लेसर है। हाँ ओके 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 ठीक है। मतलब F इक्वल्स N 152 जी जी, आप ठीक है। कैलकुलेशन इसकी कर लें जल्दी से। 120 multiplied by 4.0 sorry 0.4 डन। 48 जी सही है कैलकुलेशन। डन हो गई, जबरदस्त। अच्छा। अच्छा, अब देखिए न्यूटन थर्ड लॉ है। न्यूटन थर्ड लॉ है तो बहुत आसान। क्या होता है बेटा? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर बोले हम तो यानी एक बच्चे ने बॉल मारी दीवार पे, बॉल है, और बॉल टकराने के बाद वापसी आ गई, तो उसने बॉल मारी वो एक्शन हुआ, और टकरा के जो आई बेटा वो रिएक्शन हुआ। ऐसा ही है। सही है। यस सही है। बट कैम्ब्रिज डिक्शनरी में ना उनको ये नहीं चाहिए। उन्होंने उन्होंने एक न्यूटन थर्ड लॉ के 3 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अब अगर न्यूटन थर्ड लॉ आएगा ना, तो हमें स्टेटमेंट ये नहीं देनी है न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में। ठीक है। क्या दो न्यूटन थर्ड लॉ की स्टेटमेंट अभी जो ये नीचे लिखी है बताता हूँ। अब हम एक कंसीडर कर लेंगे। अब ये पास पेपर का ही क्वेश्चन है। उसी की एग्जांपल से मैं डायरेक्टली क्लियर करवा दूंगा आपको। ये कंटेनर है जैसे, अब ये कंटेनर की वॉल है, याद रखिएगा, मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ये वॉल है। ठीक है। और ये ट्यूमर स्विमर है। ठीक है। और ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, और फोर्स अप्लाई इसने यूं करके हिट करा, और हिट करके इस तरफ स्विमिंग करते हुए चला गया। ठीक है। ठीक है। अब इसमें उन्होंने बोला है न्यूटन थर्ड लॉ से एक्सप्लेन करें 3 मार्क्स के लिए। तो अब देखें, पहले मेन कंडीशन पढ़ेंगे, फिर उसको इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो न्यूटन थर्ड लॉ बेटा हमेशा अप्लाई होगा टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर, याद रखिएगा। पहले कंडीशन देख। ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होगा बेटा, एक तो फोर्सेस सेम टाइप की होनी चाहिए। ठीक है। और टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। क्लियर हो गई बात? डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए बेटा? चेंज होने चाहिए।
ठीक है। एक, फोर्सेस की टाइप सेम होनी चाहिए। ठीक है। वैल्यू इक्वल इन मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होनी चाहिए, विच मीन्स दैट अगर एक ऑब्जेक्ट 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है तो सेकंड ऑब्जेक्ट भी कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा बेटा, 20 न्यूटन। यानी मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, यानी नंबर की काउंटिंग सेम होनी चाहिए, ठीक है, वैल्यू सेम होनी चाहिए, बट डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। डायरेक्शन अपोजिट होने का मतलब क्या है, अगर एक ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड पे फोर्स लगा रहा है तो सेकंड ऑब्जेक्ट की फोर्स कहाँ होगी बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे, याद रखिएगा। ठीक है। कंडीशन क्या है, टू डिफरेंट बॉडीज है, समझ जाए एक बॉय है, ठीक है, और समझ जाए एक वॉल है, टू बॉडीज और सेम मैग्नीट्यूड, यानी ये 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है तो यहाँ से भी 20 न्यूटन का फोर्स ही वापस आएगा।